बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज उर्दू दोहम SD सेक्शन 30 नवंबर बरोज़ पीर। आज हमने सबक की रिवीजन करनी है। सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्निफ़ का नाम है सजाद हैदर यल्दरम। इस सबक की हम रिवीजन करेंगे। इसके कुछ अहम इक़्तिबासात हैं जिनकी मैं रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद आपको इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से बताऊंगा। उसके बाद मशकी सवालात हैं और सबक के खुलासे की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम सबक पर आते हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सजाद हैदर यल्दरम का सबक है, पेज नंबर 48। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार, बुरी हालत, ख़राब हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज अंदाज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया, रुक गया। उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मसख कर दी थी। मसख करना, बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। ये तो उसकी शक्ल थी। रही उसकी सदा, तो मैं ऐसा कसीयुल कल्ब यानी सख्त दिल नहीं हूँ कि सिर्फ़ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी। ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ, मोहताज हाजतमंद। और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन परदेसी। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे खुद ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि अक्सर अमूर में मैंने उसे अपने से अच्छा पाया, बेहतर पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। मुफ्तखोरी, मुफ्त में खाना। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजा यानी कई दर्जे अच्छी है, बेहतर है। इसकी सेहत पर मुझे रश करना चाहिए। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बिसोरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमायाँ थी, बशाशत, ताजगी। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि उसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुश नसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या उसका ये कौल सही भी है, दुरुस्त भी है? यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे, फुर्सत, फारिग वक्त। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर ख़बर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिये तन्हाई में अपने ख़यालात को जमा कर सकूँ, इकट्ठे कर सकूँ और उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं। कलम बंद करना, तहरीर करना, लिखना, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं। क्या ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज़ दो। कर्ज़ मानी उधार। अज़ीज़ तलबा, ये मैंने कुछ इक़्तिबास पढ़ा ताकि आपको समझ आ जाए कि इक़्तिबास किस तरह है। अब इसी पेज पे मैं कुछ अहम इक़्तिबासात चलाऊँगा। अब आगे हम चलेंगे। पेज नंबर 49 का
सेकंड लास्ट लाइन, चाहे मुझ पर नफरैन की जाए, नफरैन लान तान मलामत, मगर मैं ये कह बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब हबीब की जमा दोस्तों का एक जम्मे गफ़ीर रखने, जम्मे गफ़ीर हुजूम और शनासाई वाकफियत के दायरे को वसी करने से, वसी कुशादा करने से क्या फ़ायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी तो बाज़ निहायत अज़ीज़ प्यारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो। सदमा मानी दुख, अफसोस। इसी तरह पेज नंबर 50 पे दूसरा पैराग्राफ, कोई आ रहा मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जिन्हें मैं बड़बड़िया दोस्त कहता हूँ। बड़बड़िया बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला, ये निहायत माकूल आदमी है, माकूल मुनासिब, और मेरी उनकी दोस्ती निहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है, खिलकत आदत कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, निचला खामोश। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, गर्ज उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं, भूचाल जंजला। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने से मुझे दूर, उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। मेरा नौकर कहता है, अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल है, मशगूल मसरूफ़, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना कि कम वक्त को अपनी सेहत का तो कुछ ख्याल नहीं, नौकर की तरफ मुखातिब होकर खैराती कब से काम कर रहे हैं, बड़ी देर से, तौबा तौबा, अच्छा बस ये उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद पेज नंबर 51 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, शहर में रात दिन शोर व शुगब रहता है, शोर व शुगब, शोर शराबा। देहात में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी, मजमून लिखना ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे, इत्मीनान सुकून से। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता कराया है, सजाया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है, सब सामान मुयस्सर है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो, खुशी मेरी खुशी के लिए मेरे साथ चलो। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ, मैं ऐसे मोहब्बत अमेज़ इसरार पर, मोहब्बत अमेज़, मोहब्बत से भरा हुआ इसरार, ज़िद, बार बार कहना पर इनकार कैसे कर सकता था। मुख्तसर थोड़ा सा सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ हो लिया, हमरा चल दिया। एडिटर मारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में, एक ख़ास वक्त में उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूँगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। उसकी खिड़की पाई बाग में खुलती थी, पाई सहन में जो बाग था खुलती थी, और निहायत ही दिल फरेब, दिल को पसंद आने वाला, भाने वाला, नेचुरल, फितरती, कुदरती मंज़र मेरी आंखों के सामने होता था। उसके बाद पेज नंबर 52 पे आ जाए। 52 का पहला पैराग्राफ, मेरा माथा वहीं ठनका। माथा ठनका, अंदाज़ा होना कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम, फुर्सत, फारिग वक्त। खैर मैं सैकड़ों हीले हवालों से इस वक्त तो बच गया, हीले हवालों बहानों से इस वक्त तो बच गया। मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए। मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस अनका तन्हाई यकसुई, ये एक तरफ होकर यकसुई की तलाश में मैं सरगर्दां था, सरगर्दां घूमना फिरना, तलाश करना, वो मुझे यहाँ भी ना मिलेगी। उसके बाद पेज नंबर 53 पे आ जाएं। दूसरा पैराग्राफ, बादल नाखास्ता ना चाहते हुए मैं उठा और नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे मेरा तारुफ़ कराया गया, तारुफ़, जान पहचान। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली, फ़ारिग वक्त मिला और मैंने यकसू होकर लिखना शुरू किया। यकसू, मुकम्मल तवज्जो से, मुकम्मल ध्यान देकर। थोड़ी ही देर हुई थी कि शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाना, दरवाज़े पर दस्तक देना। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई, मेरे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊंगा, यानी उनसे मेरी मुलाकात हो गई। गोया मैं भी मिसल उस अरबी घोड़े के था, मुसलमानी की तरह, जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल, घोड़े बांधने की जगह से मंगा के दिखाया जाता था।
عزیز طلبہ یہ تو تھے چند اہم پیراگراف۔ اب آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے پیج نمبر 54 کا ایک پیراگراف ہے، پہلے یہ دیکھ لیں۔ اقتباس کی تشریح، حوالہ متن، سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، صنف نثر افسانہ، ماخذ خیالستان۔ اس کے بعد اسی طرح خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں الفاظ معنی اور اقتباس کی تشریح کریں گے۔ یہ اقتباس دیکھیں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، آمنا میں ایمان لایا، صدقنا جو کچھ آپ نے کہا وہ سچ ہے، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، اصرار بار بار کہنا، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، رغبت شوق، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو، دوپہر کے بعد تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہ اقتباس ہے۔ اب آتے ہیں ذرا مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 میں سوالوں کے جوابات ہیں جو میں نے پہلے پڑھائے ہوئے بھی ہیں۔ اب اس میں سے 1-2 سوالوں کے جوابات میں بتا دیتا ہوں۔ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ اس میں دیکھیں پیج نمبر 48 پہ آ جائیں۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو سے لے کر غریب الوطن تک۔ اس کے بعد مصنف پر اس فقیر پر کیا اثر ہوا؟ پیج نمبر 48 کا مصنف نے آخری پیراگراف میں دیکھیں، مصنف کے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے۔ مصنف کہتا ہے میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا تو مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ اس کے بعد مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ پیج نمبر 50 پہ آ جائیں کہ جب بھی آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، اور جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے آئیں گے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غر ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں آ رہی۔ اسی طرح باقی سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 2 میں MCQs ہیں جو میں نے پہلے ہی آپ کو کرا دیے تھے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاسٹ پیپر کے MCQs دیے گئے ہیں، وہ بھی سارے دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں خالی جگہیں ہیں، سوال نمبر 4 میں غلط درست ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ خلاصہ سبق میں اسی سبق کے حوالے سے بات کریں گے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کریں گے۔ خلاصہ سبق لکھنے کا طریقہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، اور اس کے بعد خلاصہ لکھیں گے۔ ایک بہترین خلاصہ 1.5 سے 2 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی، اس میں سے بھی ایک آدھ MCQs آ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پر یا فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔